कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी बातचीत के बाद आप सोच में पड़ गए कि भाई मैंने हाँ क्यों कह दिया, या फिर क्या मैं ही कुछ गलत सोच रहा हूं? हाँ, होता है अक्सर। हाँ, तो आज हम कुछ ऐसी ही मनोवैज्ञानिक तरकीबों की गहराई में उतर रहे हैं जिनका इस्तेमाल लोग दूसरों को प्रभावित करने और कभी-कभी तो नियंत्रित करने के लिए भी करते हैं। हाँ, इन्हें अक्सर लोग डार्क साइकोलॉजी कह देते हैं, पर इस शब्द के साथ ना काफी गलतफहमियां भी जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल। और देखिए, सबसे पहले ये साफ करना जरूरी है कि ये डार्क साइकोलॉजी कोई अलग से जादू टोना या कोई रहस्यमयी विज्ञान नहीं है। अच्छा। हाँ, मतलब ये मनोविज्ञान के ही सिद्धांत हैं, वही प्रिंसिपल्स, पर इनका इस्तेमाल दूसरों को अपनी मर्जी से चलाने, मतलब मैनिपुलेट करने, धोखा देने या फिर कंट्रोल करने के लिए किया जा सकता है। और ये जानना बहुत जरूरी है कि इन तरीकों का इस्तेमाल नैतिक रूप से काफी गंभीर सवाल खड़े करता है। इनका गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। सही बात है। और देखिए, हमारे पास एक लेख का सार भी है जिसमें ऐसी करीब 12 आम तरकीबें बताई गई हैं। अच्छा। तो आज हमारी चर्चा का मकसद उन सभी 12 पे जाना नहीं है, बिल्कुल। बल्कि कुछ जो सबसे आम हैं, जो ज्यादा प्रभावशाली हैं, उनको समझना है। हाँ, बिल्कुल। और मकसद सिर्फ ये है कि हम इन्हें पहचान सकें और इनसे बच सकें, ये नहीं कि हम इनका इस्तेमाल करने लगें। एकदम सही कहा आपने। जानकारी ही बचाओ है ना? समझने से ही हम इन्हें पहचान पाएंगे और खुद को सेफ रख पाएंगे। तो चलिए कुछ मुख्य तरीकों को समझते हैं। पहली है फुट इन द डोर तकनीक। ये हाँ, क्या है? फुट इन द डोर। इसमें ऐसा होता है कि पहले आपसे एक बहुत छोटी सी आसान सी रिक्वेस्ट की जाती है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई आपसे कहे, क्या आप इस पेटिशन पर साइन कर सकते हैं? बहुत छोटा सा काम है, हाँ, कर दिया। हाँ, और जब आप वो कर देते हैं तो उसके बाद वो शायद आपसे एक बड़ी रिक्वेस्ट करें, जैसे क्या आप हमारे कैंपेन के लिए 2 घंटे वॉलंटियर कर सकते हैं? ओ, तो पहले छोटी हम, फिर बड़ी हाँ की उम्मीद। एग्जैक्टली। और इसके पीछे साइकोलॉजी ये है कि लोग ना अपने पिछले एक्शन के साथ कंसिस्टेंट रहना चाहते हैं। मतलब एक बार हाँ बोल दिया तो? हाँ, तो वो खुद को एक मददगार या सहमत होने वाले इंसान की तरह देखने लगते हैं। फिर बड़ी रिक्वेस्ट को मना करना उनके उस सेल्फ इमेज के खिलाफ जाता है, तो अक्सर वो बड़ी रिक्वेस्ट भी मान लेते हैं। ये हमारी वो जो कंसिस्टेंसी की जरूरत है ना, उसका फायदा उठाती है तकनीक। अच्छा, ये तो वाकई काफी सूक्ष्म है, पता भी नहीं चलता होगा। हाँ, कई बार नहीं चलता। लेकिन कुछ तरीके तो शायद ज्यादा सीधे और नुकसानदेह होते होंगे, जैसे लेख में लव बॉम्बिंग का जिक्र था। ये नाम सुनने में तो बड़ा रोमांटिक सा है। हाँ, नाम तो अच्छा है, लव बॉम्बिंग, पर यह खतरनाक हो सकता है। इसमें होता क्या है कि शुरुआत में कोई आप पर बेहिसाब प्यार, तारीफें, महंगे तोहफे और बहुत ज्यादा ध्यान लुटाता है। मतलब जरूरत से ज्यादा? हाँ, बिल्कुल, बहुत तेजी से, बहुत इंटेंसिटी के साथ। इसका मकसद होता है कि जल्दी से जल्दी आपका भरोसा जीता जाए और आपको इमोशनली उन पर निर्भर बना दिया जाए। अच्छा। ताकि एक बार वो इमोशनल कनेक्शन बन गया, भरोसा बन गया, हाँ, तो फिर बाद में कंट्रोल करना आसान हो जाए। बिल्कुल सही समझे। वो जो शुरुआती एक्सट्रीम अफेक्शन है ना, वो एक तरह का जाल होता है। फिर जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ता है, वही प्यार और ध्यान धीरे धीरे कंट्रोल या अजीब सी मांगों में बदल सकता है। तो ये एक वार्निंग साइन हो सकता है अगर कोई शुरू में ही बहुत ज्यादा ओवर द टॉप जा रहा हो। हाँ, बिल्कुल। रिश्ते की शुरुआत में इतनी तेजी और इतनी ज्यादा इंटेंसिटी, ये एक रेड फ्लैग हो सकता है, ध्यान देना चाहिए। ये तो हुआ भरोसे का इस्तेमाल करके मैनिपुलेट करना। लेकिन एक और चीज है जो बिल्कुल उल्टी है, गैस लाइटिंग। इसमें तो भरोसा तोड़ा जाता है ना? ओ, गैस लाइटिंग तो बहुत ही खतरनाक और गंभीर चीज है। ये इमोशनल अब्यूज का एक बहुत सीरियस फॉर्म है। इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? इसमें जानबूझकर ऐसी बातें कही जाती हैं या ऐसी सिचुएशन बनाई जाती है जिससे विक्टिम जो है वो अपनी ही याददाश्त पर, अपनी समझ पर, यहाँ तक कि अपनी मेंटल हेल्थ पर शक करने लगे। बाप रे। जैसे कोई उदाहरण? जैसे कोई लगातार कहे तुम बेवजह बात का पतंगड़ बना रहे हो, या ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं था, तुम बस कल्पना कर रहे हो, या तुम बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो। ओ, तो मतलब सामने वाले को ये यकीन दिला देना कि प्रॉब्लम उसमें है, सिचुएशन में नहीं। हाँ, बिल्कुल। धीरे धीरे विक्टिम का आत्मविश्वास पूरी तरह खत्म हो जाता है और वो पूरी तरह से मैनिपुलेटर पर निर्भर हो जाता है, सच और झूठ के लिए भी। ये तो सच में भयानक है और इसे पहचानना भी शायद मुश्किल होता होगा, क्योंकि ये धीरे धीरे होता है। बहुत मुश्किल, क्योंकि अक्सर करीबी रिश्तों में होता है और बहुत धीरे धीरे सटली होता है। पता ही नहीं चलता कब आप इसके शिकार हो गए। अच्छा, अब अगर हम थोड़ी अलग तरह की तकनीकों पर आएं जो शायद तर्क,
या डर पर आधारित हों। लेख में स्कार्सिटी प्रिंसिपल यानी कमी के सिद्धांत का भी जिक्र था। हाँ, स्कार्सिटी प्रिंसिपल, ये तो हम रोज देखते हैं अपने चारों तरफ। बिल्कुल। लिमिटेड टाइम ऑफर, सेल आज रात खत्म, बस कुछ ही पीस बचे हैं। एग्जैक्टली, ये सारी चीजें ये हमारे दिमाग पर ऐसा क्या असर डालती हैं कि हम एकदम से एक्शन लेने पर मजबूर हो जाते हैं? ये हमारे अंदर का जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, फोमो, हाँ, फोमो। उसको ट्रिगर करता है। मतलब कुछ खो देने का डर। देखिए, हमारे विकास के क्रम में जो चीजें कम होती थीं वो अक्सर कीमती या जरूरी होती थीं। अच्छा। तो हमारा दिमाग ऐसा बना है कि जैसे ही उसे कमी का सिग्नल मिलता है वो उस चीज को ज्यादा वैल्यूएबल समझने लगता है। और फिर हम उसे हासिल करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, अक्सर बिना ज्यादा सोचे समझे, बस उस डर के मारे कि कहीं ये मौका हाथ से निकल ना जाए। तो ये हमारी लॉजिकल थिंकिंग को एक तरह से बाईपास कर देता है। हाँ, काफी हद तक। ये अर्जेंसी क्रिएट करता है। आपको लगता है अभी नहीं लिया तो फिर मिलेगा ही नहीं। ये तो मार्केटिंग में बहुत इस्तेमाल होता है। हाँ, मार्केटिंग और सेल्स में तो इसका भरपूर इस्तेमाल होता है। लेख में शायद और भी उदाहरण दिए होंगे, जैसे वो अथॉरिटी वाली बात या भीड़ के साथ चलने वाली। हाँ, बिल्कुल। जैसे अथॉरिटी बायस होता है कि अगर कोई एक्सपर्ट या अथॉरिटी फिगर कुछ कह रहा है तो हम उसे बिना सवाल किए मान लेते हैं। हाँ हाँ। या फिर सोशल प्रूफ कि अगर बहुत सारे लोग कोई चीज कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं तो वो सही ही होगी, हम भी वही करने लगते हैं। अच्छा, तो वो जो 12 तरीके थी लेख में, हाँ, वो शायद इन्हीं अलग अलग मनोवैज्ञानिक कमजोरियों का फायदा उठाने के अलग अलग तरीके होंगे। हाँ, बिल्कुल। आज हमने कुछ मुख्य प्रकारों पर ही बात की है, पर बेसिक्स यही हैं। तो आज हमने कुछ मुख्य मनोवैज्ञानिक तरकीबों पर बात की। कैसे हमारी हाँ कहने की आदत, हमारे भरोसे की जरूरत, हमारी रियलिटी की समझ और किसी चीज के कम होने का डर, इन सब का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि लेख भी इशारा करता है और हमने भी बात की, ये तकनीकें हमारे आसपास हैं, विज्ञापनों में, राजनीति में, यहाँ तक कि रोजमर्रा की बातचीत में भी। बिल्कुल है। और इसीलिए इनको समझना, इनके बारे में जानना ही खुद को इनसे बचाने का सबसे अच्छा तरीका है। सही बात है। जब हम इन पैटर्न को पहचानना सीख जाते हैं, चाहे वो कोई सेल का विज्ञापन हो या किसी की बातों का तरीका हो, तो हम एक पल रुककर सोच सकते हैं, बजाय इसके कि बस अनजाने में रिएक्ट कर दें। हाँ, बजाय इसके कि हम बस भावनाओं में बहकर या दबाव में आकर कोई फैसला ले लें। और जैसा हमने शुरू में भी कहा था, इस जानकारी का इस्तेमाल नैतिक रूप से करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसका मकसद सिर्फ अपनी जागरूकता बढ़ाना और अपना बचाव करना होना चाहिए, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। हाँ, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। तो जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं सबके लिए। क्या हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, शायद अनजाने में भी, इन तकनीकों के हल्के फुल्के रूपों का इस्तेमाल करते हैं या उनका सामना करते हैं? अच्छा सवाल है। अपनी बातचीत पर, अपने रिक्वेस्ट करने के